स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन। क्लाइमेट चेंज की वजह से हमारी एग्रीकल्चर क्रॉप्स के ऊपर बहुत ज़्यादा खतरा है। अगर क्लाइमेट चेंज की वजह से कोई एक सेक्टर सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट हो रहा है तो वो है हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर। कभी बारिश की वजह से फसलें ख़राब हो जाती है और इन्हीं क्लाइमेट चेंज की वजह से नए नए पेस्ट जो है वो डेवलप हो रहे हैं। अब उनके डेवलपमेंट के साथ साथ पेस्ट अटैक इंक्रीज़ हो रहे हैं। साथ के साथ हमने जो पेस्टिसाइड इतनी ज़्यादा यूज़ की है उसकी वजह से पेस्ट रेजिस्टेंस क्रिएट हो गया है। तो अब ये पेस्ट जो है हमारी क्रॉप्स को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचा रहे हैं, फार्मर्स को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचा रहे हैं, जिसकी वजह से फार्मर्स और ज़्यादा पेस्टिसाइड्स यूज़ कर रहे हैं। हमारे जो फार्मर्स हैं इनको काफ़ी ज़्यादा नुकसान पहुंच रहा है। वहीं पर एक अच्छा सा सॉल्यूशन है बायोपेस्टिसाइड, बट बायोपेस्टिसाइड की भी प्रॉपर एप्लीकेशन, प्रॉपर डोज मार्केट में अवेलेबल नहीं है। बहुत आपके फेक बायोपेस्टिसाइड्स अवेलेबल हैं। तो इंडिया को ज़रूरत है एक नए बायोपेस्टिसाइड रेगुलेशन की, जहां पर हम हमारे फार्मर्स के राइट को प्रोटेक्ट कर सकें। आइए इस आर्टिकल के थ्रू हम समझते हैं कि बायोपेस्टिसाइड होती क्या है और कैसे ये हमारे एग्रीकल्चर सेक्टर को हेल्प कर सकती है। सबसे पहले हम देखते हैं कि हमें बायोपेस्टिसाइड की ज़रूरत क्यों है। क्योंकि हमारी जो शिफ्ट है वो केमिकल पेस्टिसाइड से बायोपेस्टिसाइड की तरफ हो रही है, बिकॉज वी आर प्रमोटिंग सस्टेनेबल एग्रीकल्चर, ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर। और क्लाइमेट चेंज की वजह से पेस्ट जो है इतने ज़्यादा बढ़ गए हैं और इस इंक्रीज्ड पेस्ट अटैक की वजह से हमने पेस्टिसाइड्स का यूज़ करना बहुत ज़्यादा बढ़ा दिया है और उन सभी की वजह से क्रिएट हुआ पेस्ट रेजिस्टेंस। अब उस पेस्ट रेजिस्टेंस को रिड्यूस करने के लिए, उन पेस्ट से लड़ने के लिए हमें कुछ अदर मैकेनिज्म की ज़रूरत है जो ना कि हमारे एनवायरनमेंट को कोई नुकसान पहुंचाए, साथ के साथ वो सस्टेनेबल सॉल्यूशन भी दे। तो इसके लिए मोस्ट प्रोबेबल सॉल्यूशन है हमारे पास बायोपेस्टिसाइड। और ये मैंने आपको समझाया कि रेजिस्टेंस इंक्रीज हो रहा है, कोस्ट, एनवायरमेंटल इम्पैक्ट, ये सब चीज़ें इंक्रीज हो रही है, जिसकी वजह से हमें ज़रूरत है बायोपेस्टिसाइड की। बट बिफोर ब्रिंगिंग दीज बायोपेस्टिसाइड इन आर मार्केट एंड इंट्रोड्यूसिंग देम टू आर फार्मर, वी आर इन अर्जेंट नीड ऑफ रेगुलेशन। क्योंकि मार्केट में अगर आप जाकर के देखेंगे तो फेक बहुत ज़्यादा प्रेजेंट है। ठीक है, अब बायोपेस्टिसाइड्स होती क्या है? देखो, बायो वर्ड ओरिजिनेट हुआ है मीन्स लिविंग, पेस्टिसाइड्स जो पेस्ट को किल करें। तो यहाँ पर कोई लिविंग स्ट्रेन को हम यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि नेचर में ना हर एक ऑर्गेनिज्म का कोई ऑर्गेनिज्म एनिमी है। ठीक है, वो उसके ऊपर फीड करता है, ये हमारी फूड चेन है ना। किसी ना किसी ऑर्गेनिज्म का कोई ना कोई एनिमी है, कोई ना कोई उसका प्रे है। तो हमें बस उसी प्रे और होस्ट को यूज़ करना है। तो बायोपेस्टिसाइड में हम कोई ऐसा लिविंग ऑर्गेनिज्म लेते हैं जो उस पेस्ट को इन्फेक्ट कर सके या इम्पैक्ट कर सके। तो हम यहाँ पर कोई भी माइक्रोबियल स्ट्रेन ले सकते हैं, चाहे बैक्टीरिया हो, फंगी हो, वायरसेस हो। ठीक है, हम इनको यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद हम जैसे हमारे नीम वगैरह हो गया, गार्लिक हो गया, अनियन हो गया, इनके अंदर भी बहुत सारे केमिकल कंपाउंड्स ऐसे होते हैं जो पेस्ट को इम्पैक्ट करते हैं, उनकी ग्रोथ को नहीं होने देते। तो हम बोटेनिकल एक्सट्रैक्ट भी ले सकते हैं। इसके बाद फार्मर भी अपने ट्रेडिशनल फॉर्मुलेशन बना सकते हैं। साथ के साथ हम सिंथेटिक पेस्टिसाइड भी बना सकते हैं, बट उस सिंथेटिक पेस्टिसाइड में जो हम यूज़ कर रहे हैं वो प्लांट बेस्ड होना चाहिए या फिर एनिमल बेस्ड होना चाहिए, मतलब कोई केमिकल्स हमें उसमें ऐड नहीं करने। तो इन सब चीज़ों से अगर कोई मैंने पेस्टिसाइड बनाया है तो मैं उसे कहूँगी बायोपेस्टिसाइड, जहाँ पर कोई भी माइक्रोबियल स्ट्रेन यूज़ कर सकती हूँ, कोई प्लांट का एक्सट्रैक्ट यूज़ कर सकती हूँ। फार्मर जो है अपने खुद के ट्रेडिशनल बना सकता है या फिर सिंथेटिक पेस्टिसाइड, बट द कंडीशन फॉर दिस सिंथेटिक पेस्टिसाइड इज़ प्लांट ड्राइव्ड, नॉट अ केमिकल बेस्ड। ये होना चाहिए। अब इसके बाद पेस्टिसाइड हमारे लिए क्यों मैटर करते हैं, ये तो हमने समझ लिया कि पेस्टिसाइड होते क्या है। सबसे पहला, इको फ्रेंडली है, सस्टेनेबल है, हमारे एनवायरनमेंट को कोई नुकसान नहीं पहुँचाएंगे। और जो हमारे टारगेट्स हैं, क्योंकि हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर ना ड्यू टू फॉल्टी एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस, ड्यू टू एक्सेस यूज ऑफ केमिकल, फर्टिलाइजर्स, टिलेज, क्लाइमेट चेंज, बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट हो रहा है और हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर सस्टेनेबल भी नहीं रहा है, जिसकी वजह से हमारी सॉइल की फर्टिलिटी भी ख़त्म होती जा रही है। तो इन सब चीज़ों
के लिए, इन सब से बचने के लिए हम आज प्रमोट कर रहे हैं नेचुरल फार्मिंग, ऑर्गेनिक फार्मिंग, सस्टेनेबल एग्रीकल्चर। बट हम पूरी तरीके से हम इसमें हमारे कन्वेंशनल एग्रीकल्चर को इसमें कन्वर्ट नहीं कर सकते, क्योंकि फिर इशू आ जाएगा हमारा फूड सिक्योरिटी का। सो ये जो है हमारे गोल्स की तरफ कंपैटिबल है, अलाइन करती है सस्टेनेबल एग्रीकल्चर गोल की तरफ, इंटीग्रेटेड फार्मिंग की तरफ, और लो रेसिड्यूअल कंसर्न है। जैसे हम केमिकल पेस्टिसाइड यूज़ करते हैं तो उनके अंदर रेसिड्यूअल कंसर्न बहुत ज़्यादा है कि जो हमने प्लांट्स के अंदर केमिकल यूज़ किए हैं वो प्लांट के मेटाबॉलिज्म में एंटर कर जाते हैं या फिर सॉइल के अंदर रह जाते हैं। तो जो नेक्स्ट क्रॉप आपने ग्रो की है वो उसके रेसिड्यूज़ उसके अंदर चले जाते हैं। ठीक है, तो ये जो रेसिड्यूअल कंसर्न है ये बहुत ज़्यादा है, क्योंकि हम एक्सेस केमिकल्स यूज़ कर रहे हैं। तो उस को से बचने के लिए जो हमारे बायो पेस्टिसाइड्स हैं उनके अंदर ये रेसिड्यूअल कंसर्न्स बहुत कम रहती है। ऊपर से केमिकल्स के इंपोर्ट पे डिपेंडेंस हमें नहीं रहेगी, साथ के साथ केमिकल्स के हार्मफुल इम्पैक्ट से बचने के लिए हम ये बायो पेस्टिसाइड्स का जो यूज़ है हमें इंक्रीज़ करना पड़ेगा। बट व्हाट इज़ द कोर प्रॉब्लम हियर? एक्चुअली हम क्यों नहीं इसको लार्ज स्केल पर इम्प्लीमेंट कर पा रहे हैं? तो सबसे बड़ा इशू यहाँ ये है कि हमारे कंट्री के अंदर क्योंकि कोई रेगुलेशन है नहीं अभी बायो पेस्टिसाइड को लेकर के, स्ट्रिक्ट रेगुलेशन, इसलिए मार्केट के अंदर फेक और लो क्वालिटी के प्रोडक्ट बहुत ज़्यादा अवेलेबल है, जिसकी वजह से फार्मर अगर उनको यूज़ भी कर रहे हैं तो फार्मर को कोई अच्छा खासा फ़ायदा हो नहीं रहा है, बदले में उनको नुकसान ही हो रहा है। क्योंकि फेक और लो कंसंट्रेशन की बायोपेस्टिसाइड्स अगर अवेलेबल हैं तो उनकी वजह से कोई दूसरे इन्फेक्शन जो है क्रॉप में क्रिएट हो रहे हैं। तो फार्मर इनको एक दो बार यूज़ करके अवॉइड कर रहे हैं, जिसकी वजह से हम इनको इम्प्लीमेंट नहीं कर पा रहे। इसके साथ साथ जो हमने बायोपेस्टिसाइड यूज़ किए हैं हम उसमें लिविंग स्ट्रेन का यूज़ कर रहे हैं, माइक्रोबियल लिविंग स्ट्रेन का यूज़ कर रहे हैं, चाहे वो बैक्टीरिया हो, फंगस हो, कुछ भी हो, वो मेरा लाइव फॉर्म में रहना चाहिए ताकि मैं उसको फील्ड में जब अप्लाई करूँ तो वो मल्टीप्लाई हो सके और पेस्ट से डील कर सके। वहीं पर अब मेरे पास बायोपेस्टिसाइड्स की प्रॉपर स्टोरेज की कैपेसिटी लैकिंग है, जिसकी वजह से जो इनके अंदर लिविंग माइक्रोबियल स्ट्रेन है वो डेड हो जाते हैं और फार्मर तक पहुंचते पहुंचते ये कंप्लीटली नॉन यूजेबल रह जाते हैं। इसके साथ साथ अब फार्मर ये फेक और लो क्वालिटी प्रोडक्ट अगर यूज़ करते हैं तो उनको फिर यील्ड लॉस हो रहा है, उनका प्रोडक्शन कम हो रहा है, जिसकी वजह से फिर फार्मर इसको दोबारा अडॉप्ट करने की कोशिश ही नहीं करता। इट अगेन स्विचेस बैक टू इट्स केमिकल पेस्टिसाइड। और कोई स्ट्रॉन्ग ग्रीवियंस मैकेनिज्म नहीं है कि भाई अगर मेरे यहाँ कुछ गड़बड़ हो जाती है बायोपेस्टिसाइड की वजह से तो फार्मर कहीं पर जा कर के केस कर सकता है, किसी को कह सकता है, उससे मुआवजा ले सकता है। ऐसा कुछ अभी है नहीं यहाँ पे, क्योंकि कोई स्ट्रॉन्ग रेगुलेशन नहीं है। इसके साथ साथ क्वालिटी और स्टोरेज के इशू है, कोई क्वालिटी पैरामीटर सेट नहीं है बायोपेस्टिसाइड के अंदर, कौन से माइक्रोबियल प्रोडक्ट्स आप यूज़ कर सकते हैं, कौन से नहीं कर सकते हैं। साथ के साथ स्टोरेज इशू बहुत ज़्यादा है, क्योंकि हमारे जो माइक्रोबियल प्रोडक्ट्स हैं दे आर लिविंग। अगर वो लिविंग है तो उनके लिए एक प्रॉपर टेम्परेचर, ऑक्सीजन का प्रॉपर टेम्परेचर होना चाहिए, ह्यूमिडिटी होनी चाहिए, उनको ऑक्सीजन कंसंट्रेशन कितनी चाहिए, मतलब वो एक लिविंग ऑर्गेनिज्म है। तो एक लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए जो कंडीशन रिक्वायर्ड है हमें वो मेंटेन करके रखनी पड़ेगी। तो दे आर सेंसिटिव टू टेम्परेचर, टेम्परेचर थोड़ा भी ऊपर नीचे हुआ कि डेथ हो जाएगी। ट्रांसपोर्ट कंडीशन, ट्रांसपोर्टेशन, हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर इतना सही नहीं है तो ट्रांसपोर्टेशन के टाइम बहुत ज़्यादा इशू हो जाते हैं। पर से स्टोरेज ड्यूरेशन, लैक ऑफ साइंटिफिक स्टोरेज और ड्यूरेशन, हमें यही ध्यान नहीं रहता है कि हमें कितने टाइम के लिए उसको स्टोर करना है, एक्सपायरी डेट क्या है। सो हियर इज़ अ नीड ऑफ पॉइंट ऑफ सेल टेस्टिंग, हमें पॉइंट ऑफ सेल टेस्टिंग करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। इसके साथ साथ फील्ड लेवल क्वालिटी चेक, रेगुलर फील्ड लेवल क्वालिटी चेक्स होने चाहिए बायोपेस्टिसाइड्स के लिए। हमें इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए साथ के साथ हमारे एक्सटेंशन एजुकेशन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। बिफोर मूविंग ऑन विद आवर वीडियो, मैं आपको बताना चाहूँगी कि हमने हमारे 2027 के लिए एग्रीकल्चर ऑप्शनल का बैच लॉन्च कर दिया है। तो अगर आपने अभी तक एनरोल नहीं किया है, आप अभी सोच ही रहे हैं कि मुझे एक कोर्स खरीदना है, तो ये कोर्स आप बेझिझक होकर के परचेज़ कर सकते हैं, क्योंकि हमारे कोर्स में आपको 400 प्लस लाइव लेक्चर मिलेंगे। अगर आप लाइव नहीं देख सकते हैं तो रिकॉर्डेड फैसिलिटी है। और बहुत बच्चों को सबसे बड़ा कंसर्न रहता है PDF नोट्स का।
हमारे यहाँ आपको हर एक चैप्टर के कलरफुल पीडीएफ नोट्स मिलेंगे जो कि फुलफ़िल करेंगे आपकी एग्ज़ाम की रिक्वायरमेंट। इसके अलावा आपको कुछ और पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, ये कम्प्लीटली फुलफ़िल करेंगे आपके एक एक सिलेबस को, पीवाइज क्यूज़ को, एवरीथिंग विल बी फुलफिल देयर। तो आपको इसके अलावा कुछ और रेफ़र करने की ज़रूरत नहीं है। साथ के साथ आपको पर्सनल मेंटोरशिप सेशन, डाउट सेशन भी मिलेंगे जहाँ पर आपको एक पर्सनल मेंटोर अलॉट कर दिया जाएगा जो आपको हेल्प करेगा हर एक तरीके से, जो आपको गाइड करेगा कि आपने कैसे तैयारी करनी है, कैसे आप आगे की तरफ मूव कर सकते हैं, आंसर राइटिंग कैसे करनी है, जो डे 1 से डे लास्ट तक आपकी हेल्प करेगा। साथ के साथ रेगुलर डाउट सेशंस भी रहेंगे, आंसर राइटिंग भी रहेगी। हम बिल्कुल ज़ीरो से आपकी आंसर राइटिंग प्रिपेयर कराएंगे। बहुत बच्चों को ये कंसर्न रहता है और सबसे बड़ा कंसर्न रहता है कि मैंने एग्रीकल्चर ऑप्शन ले तो लिया 2027 के लिए, बट मेरे बेसिक्स ही क्लियर नहीं है। तो हम आपके बेसिक्स को भी पूरा ध्यान में रख करके इस कोर्स में मूव करेंगे। बट ध्यान रहे, हमारे जो एडमिशन्स हैं वो 24 फरवरी को बंद हो रहे हैं, लिमिटेड सीट्स हैं। और अगर आप ये कोर्स परचेज़ करना चाहते हैं तो माई लाइव कोड यूज़ कीजिएगा। हमारा 40,000 का कोर्स आपको 17,999 में मिल जाएगा। इसके साथ साथ मेरा टेलीग्राम चैनल भी आप ज्वाइन कीजिएगा @agri_2026 UPSC। अगर आपको इन टॉपिक्स की PDF चाहिए, ठीक है, आप इनकी PPT या कंटेंट जो भी चीज़ चाहिए आप उसके लिए इसे रेफ़र कर सकते हैं, यहाँ पर इसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। सो अभी हम बात करते हैं वापस से हमारे बायोपेस्टिसाइड की। तो इसके लिए एक बायो सेफ्टी कंसर्न भी बहुत ज़्यादा है। जैसे कई बार हम कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म को यूज़ कर रहे हैं बायोपेस्टिसाइड का किसी दूसरे पेस्ट को किल करने के लिए, तो इससे ऐसा हो सकता है कि कोई नॉन नेटिव माइक्रोब, कोई दूसरे एग्जॉटिक माइक्रोब हमारी कंट्री के अंदर इंट्रोड्यूस हो जाए और वो कोई नई ही प्रॉब्लम क्रिएट कर दे। इसके साथ साथ GMO बेस्ड बायोलॉजिकल एजेंट जो है उसके ऊपर, GMO बेस्ड जो हम लैब के अंदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्रिएट करके हम फील्ड में ला रहे हैं, उनके ऊपर स्ट्रिक्ट ओवरसाइट की ज़रूरत है। क्योंकि GM बेस्ड प्रोडक्ट हमें नहीं पता वो कल को कैसे बिहेव करेंगे हमारे एनवायरनमेंट में, कैसे वो हमारी बायोडाइवर्सिटी को इम्पैक्ट कर सकते हैं। इसके लिए हमें इस पर स्ट्रिक्ट ओवरसाइट रखनी होगी और इकोलॉजिकल इम्पैक्ट असेसमेंट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, शॉर्ट टर्म नहीं लॉन्ग टर्म, कि लॉन्ग टर्म में इन बायोपेस्टिसाइड्स का क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। क्योंकि शॉर्ट टर्म में मुझे कुछ पॉजिटिव बेनिफिट दिखते हैं, बट बाद में जैसे केमिकल पेस्टिसाइड जब इंट्रोड्यूस किए गए तो शॉर्ट टर्म इकोलॉजिकल इम्पैक्ट देखा गया था, उस टाइम बहुत ज़्यादा कुछ नुकसान पहुँचा नहीं, बट ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम और एक्सेस यूज़ करने के बाद ही उसके इम्पैक्ट हमें दिखने शुरू हुए। तो हमें एक लॉन्ग टर्म असेसमेंट करना है, साथ के साथ प्रिकॉशनरी प्रिंसिपल्स को ध्यान में रखते हुए। ये प्रिकॉशनरी प्रिंसिपल्स इसकी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, उनको भी हमें ध्यान में रखना है। इसके बाद ओवर रेगुलेशन से भी हमें हमारे बायोपेस्टिसाइड्स को बचाना है, क्योंकि जब बहुत ज़्यादा रेगुलेशन हम लगा देते हैं तो उसमें हाई कंप्लायंस कॉस्ट आ जाता है जो कि फिर प्रोडक्ट में ऐड होगा, और अगर फार्मर उनको परचेज करेंगे तो फिर फार्मर को वो महंगी पड़ेगी। ठीक है, स्मॉल प्रोड्यूसर में एग्जिस्ट, अगर बहुत ज़्यादा ओवर रेगुलेशन हो जाती है तो हमारे जो छोटे छोटे प्रोड्यूसर्स हैं वो इससे छोड़ सकते हैं, बनाना छोड़ देंगे। और इसके बाद लोकल कोई फार्मर है वो अपना खुद से इनोवेट कर रहा है, तो जो लोकल इनोवेशन है उनको थ्रेट होगी, बिकॉज ओवर रेगुलेशन की वजह से वो बहुत ज़्यादा पेपर वर्क में फंसना नहीं चाहेंगे। रिड्यूस्ड एसेसिबिलिटी फॉर फार्मर, स्मॉल फार्मर के लिए जो है एसेसिबिलिटी इसकी कम हो जाएगी, क्योंकि इतनी महंगी बायोपेस्टिसाइड्स वो परचेज नहीं कर पाएंगे। सो वी नीड अ बैलेंस रेगुलेशन, हमें एक बैलेंस रेगुलेशन चाहिए, कैटेगरी वाइज रेगुलेशन चाहिए। हर एक चीज़ की फॉर्मुलेशन प्री डिसाइडेड होनी चाहिए, उसके अंदर क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए ये होना चाहिए। और कम्युनिटी प्रोडक्शन के लिए अगर कोई फार्मर बना रहा है तो उनके लिए सिंप्लीफाइड नॉर्म्स होने चाहिए, बट कॉमर्शियल और GMO प्रोडक्ट के लिए स्ट्रिक्ट नॉर्म्स होने चाहिए, क्योंकि ये लार्ज कंपनीज ही बना सकती हैं, मल्टीनेशनल कंपनीज ही बना सकती है। तो GMO प्रोडक्ट के ऊपर और कॉमर्शियल के ऊपर स्ट्रिक्ट नॉर्म्स होने चाहिए, अप्रूवल्स के अंदर ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए और इम्प्लीमेंटेशन प्रॉपर होना चाहिए, पब्लिक एक्सेस टू सेफ्टी डाटा, और जो सेफ्टी डाटा आपने क्रिएट किया है उसके लिए पब्लिक एक्सेस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि और हम इसके लिए क्या कर सकते हैं और बायोपेस्टिसाइड हमें क्यों ज़रूरी है। थैंक यू सो मच, हैव ए नाइस डे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। वी नीड अ बैलेंस रेगुलेशन इन बायोपेस्टिसाइड बिकॉज दे आर द नीड ऑफ एन आवर। थैंक यू सो मच। स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन।